मैंने खुद ही अप्लाई किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था स्टार्ट में। तो ऑफ़र लेटर भी मुझे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से आ गए थे, 10-15 यूनिवर्सिटीज़ से। तो फिर उसमें से मैंने चूज़ की स्पेसिफिक कुछ यूनिवर्सिटीज़। तो जिस यूनिवर्सिटी में जिस तरह मैंने बताया कि मोस्टली प्रोसेस मैंने खुद ही। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ एक और नए स्टूडेंट्स हैं जो जनरल इनटेक में यहाँ पे आए टी साइड यूनिवर्सिटी में। तो आइए इनसे जो है मामला पता करते हैं, कैसे रहे इनके मामला, कैसा इनका प्रोसेस रहा, कितना टाइम लगा, क्या फंड्स इन्होंने किस तरह से अरेंज किए, किस तरह से कंसल्टेंट से इन्होंने कांटेक्ट किया। वो सारे सवालात जो नए आने वाले स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोसेस होगा। तो ये हमारी कंप्लीट टाइप की एक गाइड होगी जिसमें स्टूडेंट को इजीली पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ किस किस तरह से मैनेज करनी है। तो सबसे पहले आप अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप किस कंसल्टेंट के थ्रू आए, आपने सारा प्रोसेस करवाया, वो ज़रा हमें बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम अहमद है और मैं वाकैंड से बिलोंग करता हूँ। और मैंने टी साइड यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ एमएससी के लिए, मास्टर्स के लिए। और कंसल्टेंट मोस्टली प्रोसेस मैंने खुद ही किया है, लेकिन जिससे मैंने हेल्प ली वो था फाल्कन एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा, आप बताएंगे कि आपका टोटल ओवरऑल इसमें कितना एक्सपेंस है, आप मास्टर लेवल पे आए हैं। जी। और सेकेंडली जो है कंसल्टेंसी, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने मोस्टली प्रोसेस खुद किया, तो वो क्या वजूहत थी कि आपने खुद प्रोसेस किया और किस स्टेज पे आपने कंसल्टेंट की गाइडेंस ली और क्या गाइडेंस ली। और आप नए आने वाले स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि कंसल्टेंट्स को चूज़ किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आपने भी मोस्टली प्रोसेस खुद किए। तो क्या सारा प्रोसेस हम खुद कर सकते हैं या कंसल्टेंट की गाइडेंस ज़रूरी है, ये सारा किस तरह से होता है। तो ये काइंडली आप नए आने वाले स्टूडेंट्स को गाइड कर दीजिए। जी, ऐसा होता है। सबसे पहले आपने खुद यूनिवर्सिटी सर्च करनी होती है जो आपके बजट में लाई करती है। जिस तरह मैंने सर्च की डिफरेंट वेबसाइट से, फेसबुक पे, और डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो वहाँ से फिर मैंने एक लिस्ट बनाई यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी फ़ीस रीज़नेबल थी। तो उसके बाद फिर मैंने उनको थॉरली दोबारा सर्च किया कि ये एरिया कैसा है जॉब वाइज और एकोमोडेशन वाइज, और सारी चीज़ें देखी ना। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट फाइनल की। तो मैंने ख़ुद ही अप्लाई किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था स्टार्ट में। तो ऑफ़र लेटर भी मुझे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से आ गए थे, 10-15 यूनिवर्सिटीज़ से। तो फिर उसमें से मैंने चूज़ की स्पेसिफिक कुछ यूनिवर्सिटीज़। तो जिस यूनिवर्सिटी में जिस तरह मैंने बताया कि मोस्टली प्रोसेस मैंने खुद ही किया। तो अप्लाई मैंने खुद ही किया था, ये टी साइड यूनिवर्सिटी है। जी। और ख़ुद ही अप्लाई किया था, लेकिन जिस कोर्स में मेरा हो गया था वो 1 ईयर का था। उसके बाद मुझे पता लगा कि 2 ईयर के कोर्स भी ये ऑफ़र करती है। सही। तो उस वजह से बस तकरीबन लास्ट डेट्स थी, डेडलाइन गुजर गई थी। लेकिन उस वक्त आप सिर्फ इनके जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे यूनिवर्सिटी के, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते थे। तो फिर मैंने 2 इयर्स मास्टर्स कोर्स के लिए मैंने फाल्कन एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की सर्विसेज ली। अच्छा, ये आपने एक नई टर्म यूज़ की, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया नहीं होता कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव और कंसल्टेंट्स, ये इनमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा आप बताएंगे। आ, ये एक होता है प्राइवेट कंसल्टेंट, बहुत ज़्यादा हैं जो हर दूसरी गली में आपको मिलेंगे। तो वो ये होता है कि आपको चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो उनका यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा लिंक नहीं होता। कुछ कंसल्टेंट हैं जो बड़े कंसल्टेंट हैं, जिस तरह टाइम्स हो गया पाकिस्तान में, और फाल्कन एजुकेशन हो गया, इस तरह काफ़ी 5-6 और कंसल्टेंट्स हैं जो उनके ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के साथ इनके लिंक हैं, और वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। तो वो स्टूडेंट्स को चार्ज नहीं करते, और वो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कमीशन मिलता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी मतलब सर्विसेज लें। जस्ट आप गूगल पे सर्च करें ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो सी भी आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो वो आपको लिस्ट आ जाएगी। सही मीन्स के हर रीजन के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी ने, जैसे आप पाकिस्तान का रीजन है तो इसमें वहाँ पे एक कंसल्टेंट कोई भी होगा जो इनका रीजनल ऑफिस को मैनेज कर रहा होगा। तो पाकिस्तान में जितनी भी ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी कंसल्टेंट्स होते हैं वो उस यूनिवर्सिटी के लिए उस जो रीजनल ऑफिस में है उनके थ्रू ही प्रोसेस करते हैं। और इसका मेरे ख्याल में फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप बता रहे हैं डेडलाइन के बाद भी जी जी उनके पास थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, वो जी चीज़ें जी मैनेज कर सकते जी हैं। जी। आप फिर सेल्फ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप फिर सही। उनके थ्रू अप्लाई कर अच्छा, सकते हैं। बहुत सारे अक्सर लोगों को यही बताया जाता है कि आप यूके में बगैर कंसल्टेंट के अप्लाई नहीं कर सकते। जी जी। तो क्या ऐसा ही सीन है, या जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं आपने नहीं। काफ़ी सारे ऑफर लेटर हासिल कर लिए थे, तो किसी यूनिवर्सिटी ने आपको ये कहा कि आप किसी एजेंट के पास जाएं, किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, या बगैर उसके आपका सारा प्रोसेस होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। मेरे तो एक वजह थी ना जिस वजह से मैंने उनको थ्रू अप्लाई करवाया दोबारा।
लेकिन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, आपको बस जस्ट कुछ स्टेप्स होते हैं, उस नाम लिखना, कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी होती है और बाकी इजी प्रोसेस है। ऑफ़र लेटर आएगा, उसके बाद कैश आता है और फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे। जस्ट इजी प्रोसेस है। मैं वही सजेस्ट करूँगा कि मतलब अगर आपने अपना बैचलर की हुई है तो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। सही। अच्छा, तो जैसे आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र लेटर थे, तो वाई टी साइड ही आपने क्यों चूज़ की? क्या फैक्टर्स थे जिनको आपने मद्देनज़र? ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट फ़ीस को तो सबसे पहले देख रहा होता है, उसके अलावा ज़ाहिर बात है आप जहाँ पे आना चाह रहे होते हैं तो आपको लोकेशन भी देखी होगी कि यहाँ पे क्या जॉब रेशो है, तो क्या वो सारा प्रोसेस क्या था, किस वजह से आपने टी साइड चूज़ की? यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह मैंने पहले बोला, मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ फाइनलाइज़ की। फिर उसमें से आपको देखना पड़ता है, जिस सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह अली भाई ने बताया कि फ़ीस को आपको देखना पड़ता है कि अब मैं फ़ीस मैनेज कर पाऊँगा। और जो इनिशियल डिपॉज़िट, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ इनिशियल डिपॉज़िट को देखते हैं, वो इसको नहीं देखते कि पीछे कितनी फ़ीस रह गई है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग के, जिनकी इनिशियल सिर्फ 2000 थी और पीछे तकरीबन 15,000 रह गई थी। तो वो जब वो वहाँ जाते हैं फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैंने इसी चीज़ को देखा कि यहाँ की इंस्टॉलमेंट्स प्लान भी अच्छा था और बाकी इनिशियल भी पीछे रिमेनिंग फ़ीस भी कम रह जाती है। ओवरऑल फ़ीस भी इनकी 8,500 पाउंड पर ईयर है। तो इस चीज़ों को मैंने देखा और बाकी ये कि यहाँ के एक्सपेंसेस भी कम है। आपको एकोमोडेशन मिल जाती है, रीज़नेबल मिल जाती है अगर आप इसको कंपेयर करो लंदन से या मैनचेस्टर, बड़ी सिटीज़ से। तो यही 2-3 फैक्टर थे जिसकी वजह से मैंने टी साइड यूनिवर्सिटी। सही। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि रिमेनिंग फ़ी को भी देखना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी रिसर्च की है, तो स्टूडेंट को क्या गाइड करेंगे कि एटलीस्ट कितनी कुछ रिमेनिंग फ़ीस होनी चाहिए जो आप समझते हैं कि वो यहाँ पे आके मैनेज कर पाएंगे? मैं तो एक को बेंचमार्क बता दें कि जी इतने से एटलीस्ट इतने तक हो तो इजीली मैनेज हो जाएगी, क्योंकि आपको भी अभी यहाँ पे 15-20 दिन तो हो गए हैं, तो आइडिया हो गया होगा जी जी कि कितनी अर्निंग हो सकती है कितने टाइम पीरियड में और क्या सीन होगा। जी जी मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा भी यही टारगेट था कि यूनिवर्सिटीज़ के और ऑल फीस जो पर ईयर वो मैक्सिमम 13,000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और सजेस्ट यही करूँगा कि आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ मांग भी 50% फ़ीस रही है इनरोलमेंट से पहले। तो आप 50% पे करके आए और पीछे बस 6-7 हज़ार ये अगर आपकी रह जाती है तो आप मैनेज कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ये हाइप क्रिएट हुई कि अकोमोडेशन नहीं मिल रही स्टूडेंट को, तो उस बारे में आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या आया उन्हें स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है वो करनी चाहिए या कितने टाइम पहले देखना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारा सुनने में आ रहा है स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उन्हें अकोमोडेशन में जो है ना इशू आ रहा है, तो इसको आपने इस प्रोसेस को कैसे सॉल्व किया? एकोमोडेशन तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आने से पहले 1 महीना पहले आप यहाँ के कोई दोस्त बनाएं, कोई अगर आपके साथ वहाँ से आ रहे हैं तो आप उनके थ्रू, मतलब एक आपस में 4-5 बंदे मिलकर अगर एक हाउस ले लेते हैं रेंट पे, तो यही सजेस्ट करूँगा। मिल जाती हैं एकोमोडेशन, ढूंढनी पड़ती है यहाँ पे आके। कुछ ऐप्स हैं, घूमट्री हो गया और 2-3 और ऐप्स हैं जिस पे आप आके पहले वीक के लिए आप यहाँ रह सकते हो। फिर उसके बाद आप एरिया, सराउंडिंग एरिया में आप जाके पता करें तो आपको इंशाल्लाह एकोमोडेशन मिल जाएगा। सही। अच्छा, और थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप मास्टर्स के लिए आए तो वाई यूके ही क्यों? ठीक है, आप कनाडा, यूएस या ऑस्ट्रेलिया आपने क्यों नहीं चूज़ किया? अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन हर जो स्टूडेंट होता है वो अपने हिसाब से चलता है। सही। अब हर किसी का दिल चाहता है कनाडा जाए, क्योंकि कनाडा की पीआर जल्दी मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया जाए, लेकिन पीछे एक आपको बजट को देखना पड़ता है, अपने बजट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पे मैंने रिसर्च की, लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो बजट के अंदर लाइन नहीं कर रहा था। और यूके ये था थोड़ा रीज़नेबल था और वीज़ा भी इजीली मिल जाता है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो इस वजह से। सही। अच्छा, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स प्लान बना रहे हैं तो आप क्या उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे या क्या ज़रूरी चीज़ें जिनको उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम्स भी हो जाते हैं, ठीक है, और क्या ऐसी चीज़ें जो आपने लर्न की ताकि आपके एक्सपीरियंस की वजह से जो आने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा हो जाए? कोई ऐसी सजेशन जो आप देना चाहें जो मस्ट हर सूरत उन्हें करनी ही चाहिए? मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद रिसर्च करें। डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूके एंड स्टडी इन यूके, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आप जस्ट सर्च करें, जो सी चीज़ आपको कोई भी इशू है तो आप उसके सर्च बार में आप सर्च करें, आपको सारे वो उनके सोल्यूशन आपको आ जाएगा।
और प्रोसेस जो है वो खुद ही करें, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है और आप खुद कर सकते हैं। फ़्लाइट्स की टिकट हैं वो आप खुद बुक करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रिसर्च करें, ख़ुद करें, किससे पूछें ना, और कंसल्टेंट की मतलब कंसल्टेंट पे पैसा ज़ाया ना करें। अगर करना ही है तो उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अप्लाई करें, वो आपसे चार्ज भी नहीं करेंगे और आपका प्रोसेस भी हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, और अब लास्ट क्वेश्चन जो सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्या यहाँ आके आपकी रिमेनिंग फ़ी मैनेज हो जाती? जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपकी फ़ीस मतलब रिमेनिंग फ़ीस आपकी कम रह जाती है 6, 7, 8 हज़ार, तो जितना स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, जितना मैंने रिसर्च की, तो वो इजीली मैनेज हो जाती है। तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है लेकिन इजीली मैनेज हो जाती है, सही। ऐसा जितने मुश्किल काम और ये फ़ी मैनेज करने के लिए कौन से ऐसे स्किल्स आप स्टूडेंट को जो आने वाले जिनके पास अभी टाइम है कि वो कौन सा ऐसा स्किल है जो वो सीख के हैं ताकि यहाँ आके उन्हें इजीली जॉब्स वगैरह मिल जाएं और वो अपनी जो है रिमेनिंग फ़ी और बाकी एक्सपेंसेस मैनेज कर लें? सबसे बड़ी स्किल तो ये है कि आपको खड़ा होना, तकरीबन कोई 10-12 घंटे की अगर आप शिफ्ट होती है तो आपको खड़े होने की मतलब आप थके ना। और बाकी यही है कि अगर आप अकोमोडेशन शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो तो आप कोई कुकिंग स्किल सीख कर आए। और ज़्यादातर जो मैंने यहाँ तक नोट किया तो ये बार्बर की यहाँ बड़ी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो नाई का काम होता है, तो वो आप सीख के आए। तो यही है 2-3 स्किल्स हैं। और ड्राइविंग, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ जॉब्स के लिए वो आपको रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, भाई ने जिक्र किया बार्बर का और साथ ये भी मुस्कुराया, और मैं भी तो असल में आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पे आपको आइडिया तो होगा, ये सारी जो कंट्री है यहाँ पे सब इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोफेशन बुरा या उस तरह से नहीं है जैसे कि बाकी हमारी कंट्रीज़ में देखा जाता है, ठीक है। तो आप उस बात की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, यहाँ आके लोग हर तरह के काम कर रहे हैं, कोई बताते हैं और कोई नहीं बताते, ठीक है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, भाई ने अच्छा मशवरा दिया आपको, जिस चीज़ की ज़रूरत है देखें गैप को आपको फिल करना चाहिए। तो अगर आप वो ऐसा स्किल वहाँ से सीख के आते हैं जो जिसके ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो माइट भी आपको थोड़ा टाइम लगे एडजस्ट होने में। और अगर एक ऐसा स्किल आप सीख के आते हैं जिसमें ऑलरेडी कमी है, ये जो इन डिमांड है, ठीक है, तो आप इजीली उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस ये जो सजेशन, अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो अहमद भाई से भी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह उस पर भी आपको मज़ीद वीडियोज़ हम देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।